हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नामकरण को और भारत के समुद्री मार्ग की खोज को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है भारत का नामकरण। भारत को आर्यावर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। इसमें आप सभी लोगों ने आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे नाम सुना होगा। इसमें एक नया वर्ड है जम्बूद्वीप, तो इसको याद रखिएगा कि भारत को जम्बूद्वीप नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो जैन पौराणिक कथाओं में इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बूद्वीप का क्या अर्थ होता है? जैन पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन भारत में पहले बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे, जिसे जम्बू वृक्ष बोला जाता था तथा इसके फल को जम्बू फल बोला जाता था। उसी के आधार पर इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया है। अगला पॉइंट है आर्य सबसे पहले उत्तर भारत में बसे, जिसके कारण इसका नाम आर्यावर्त पड़ा। एक क्वेश्चन आता है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो आंसर होता है उत्तर भारत। तो इसको याद रखिएगा। ये है इंडिया हम लोग का और ये है सिंधु नदी। जो आर्य बसे थे उत्तर भारत में वो ये वाला रीजन है। इसमें देखिए आर्य है जो इनका जो समाज था वो कबीलाई समाज था। कबीलाई समाज का क्या होता है कि जो कुछ एक व्यक्ति होते हैं वो एक समूह में रहते हैं, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं होता है। अर्थात आज यहाँ पर है वो, कल कहीं और पर होंगे और अगले दिन वो कहीं और पर होंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कबीलाई समाज। तो जो कबीलाई समाज का जो रक्षक हुआ करता था उसे हम लोग राजा बोलते हैं। उस समय उसे जनस्य गोपा या गोपति बोला जाता था। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है, लेकिन भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, जिसमें से 2-3 महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। तो इसमें पहला है आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, और दूसरा है राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो राजा दुष्यंत कौन थे? तो कालिदास की एक रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें जो नायक है उनका नाम है राजा दुष्यंत। तो उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, ऐसा माना जाता है। एक और भरत थे, वह थे राजा दशरथ के पुत्र। तो ऐसा भी माना गया है कि राजा दशरथ के पुत्र जो भरत थे उनके नाम पर भारत पड़ा। ये सभी मान्यताएं हैं। इसमें से वास्तविक कौन है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, तो आप लोग केवल इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है ईरानियों द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया है। जब ईरानी लोग भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला और इस भूखंड यानी कि इस देश के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार जब यूनानी लोग भारत में आए तो उन्होंने सिंधु नदी के लिए इंडस शब्द का प्रयोग किया और इस भूमि के लिए उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार हमारे देश का नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। इसमें ध्यान इतना रखना है कि ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया है और यूनानियों द्वारा इंडिया नाम दिया गया है। नोट, ये लास्ट पॉइंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुसार हमारे देश का नाम भारत या इंडिया अर्थात दोनों होगा। इसके पहले की सभी बातें प्राचीन थी कि हमारे देश को पहले क्या कहा जाता था, लेकिन अब हमारे देश को क्या कहा जाएगा यह हमारे देश का संविधान तय करता है। उसके भाग 1 में लिख रखा है कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों होगा। तो ये देखिए हमारे देश का संविधान का भाग 1 है जिसका नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 में लिख रखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिससे स्पष्ट है कि हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों होगा। नेक्स्ट है भारत आने के जल मार्ग की खोज। इसमें पहला पॉइंट है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। तो ये देखिए वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर पुर्तगाल है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में है और इसकी राजधानी है लिस्बन। यहाँ का निवासी था वास्को डी गामा। वास्तव में उसने भारत की खोज नहीं बल्कि भारत आने के जल मार्ग की खोज की थी। इसको याद रखिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह भारत की खोज नहीं बल्कि जल मार्ग की खोज थी। तो वास्को डी गामा भारत जिस समुद्री रास्ते से आया था वो कुछ इस प्रकार से है। इस प्रकार से वह भारत में आया। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो उत्तमाशा अंतरीप ये है अफ्रीका महाद्वीप के नीचे है। इसे लोग बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर क्षेत्र में। यहाँ पर है उत्तमाशा अंतरीप और यह पहुंचा कालीकट बंदरगाह पर। तो ये अंतरीप क्या होता है इसको देखते हैं। समुद्र या कभी कभी भूमि से ऊपर की ओर उभरे हुए भूमि के भाग को अंतरीप कहते हैं। अंतरीप क्या होता है? एक भूमि का भाग होता है जो सामान्य भूमि से कुछ ऊंचाई पर होता है।
ये समुद्र से भी कभी कभी कुछ ऊंचाई पर होता है और सामान्य भूमि से भी कुछ ऊंचाई पर होता है। इसको चित्र के माध्यम से देखते हैं। पहला चित्र यह सामान्य स्थिति है, इसमें समुद्र और भूमि आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऊंचाई का फैक्टर नहीं है। इस इमेज में देखिए समुद्र और भूमि आपस में मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो भूमि है वो समुद्र से कुछ ऊंचाई पर है, यह है अंतरिप वाला हिस्सा, इसी को अंतरिप बोला जाता है। दोनों चित्र के माध्यम से स्पष्ट है कि अंतरिप और सामान्य भूमि में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कालीकट बंदरगाह केरल राज्य में है। कालीकट पर वहाँ के राजा जेमोरी ने उसका भव्य स्वागत किया। कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया तो कालीकट का राजा कौन था, तो उसका नाम था जेमोरिन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। जब वास्को डी गामा आया था उसने मसालों का व्यापार किया और उसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। यही कारण था कि जब यह वापस पुर्तगाल जाएगा तो वहाँ से पुर्तगाली व्यापारियों का एक बड़ा समूह भारत में व्यापार के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा बहुत अधिक था। तो कुछ इस मार्ग से वह वापस पुर्तगाल चला जाता है।